डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलकार भरत है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ वो आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ ही जाएगा। मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहूँगा। मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो भी आप इस कहानी में समझ जाएंगे और अंत में बताना क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैं 40 साल का हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन इस समय मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका हूँ। जब मैं 22 साल का था मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चला करता था। केमिस्ट्री में मैं बहुत आगे था। दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ का निर्माण करना, यही तो मुझे आता था। इसी का इस्तेमाल करके मैंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, फिनाइल की कंपनी। इसी के साथ मैं साबुन भी बनाने लगा था। कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, मैं पैसे कमाता गया। लेकिन कब वो कंपनी किसी ने मुझसे हड़प ली, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं उन्हें अपना साथी माना करता था और उन्होंने मुझे उस कंपनी से निकाल दिया जिसे मैंने तैयार किया था। और मैंने केस किया। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वो केस जीत गए और मुझे फूटी कौड़ी तक न मिली। जिस कंपनी को मैंने बनाया, मेरी आंखों के सामने वो कंपनी करोड़ों की बन गई और मैं सड़क पर आ गया। मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैं दोबारा से किसी काम को खोल नहीं सकता था। कोई भी काम को बड़ा बनाने में समय लगता है और समय मेरे पास नहीं था। मैं बूढ़ा होता जा रहा था। दोबारा गरीबी देखनी पड़ी और घर की मजबूरियों ने मुझे कोई नई चीज़ बनाने नहीं दी, नौकरी पर मजबूर कर दिया। मैं एक ऐसी नौकरी करने वाला था जो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे वो नौकरी करनी पड़ रही थी। घर में राशन के लिए पैसे नहीं थे तो मैं दर दर भटका था। उसके बाद मुझे एक होटल में काम मिल गया और मैं जब उस होटल में था, इसी के साथ शाम के वक्त एक स्कूल में मैं ट्यूशन के लिए पढ़ाने भी जाता था। इससे घर का गुजारा चल पा रहा था। लेकिन कामयाबी को चूमने के बाद दोबारा नाकामी के पास पहुंचना बहुत दर्दनाक होता है। मैं मानने लगा था कि बहुत जल्द मरने वाला हूं मैं। मेरी मौत नज़दीक है क्योंकि मैं हार चुका हूं। जीतने के बाद ज़िंदगी आसान होती है, या आप हमेशा मुश्किलों में फंसे रहें लेकिन ना जीत मिले ना हार मिले, तब भी ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। लेकिन एक बार आप जीत जाओ, ऊपर निकल जाओ, उसके बाद धकेल कर जब आपको नीचे फेंका जाता है फिर उठा नहीं जाता। कुछ लोग हार जाते हैं, शायद उनमें से मैं भी एक था। मैं अब भी कोशिश कर रहा था कोई नया काम करूं जिससे मैं पैसे कमा पाऊं, लेकिन कोई भी काम मिल नहीं रहा था। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उम्र भी मेरी ज़्यादा हो गई थी तो मुझे लगने लगा अब शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन एक ऐसे ही पान वाले के पास मैं खड़ा था। उस समय मैंने वहां देखा जब मैं एक सस्ता सा पान लेने के लिए गया था। मुझे तंबाकू गुटखा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वहां मैं पान खा रहा था, वो भी जिंदगी में दूसरी बार। मैंने देखा एक आदमी वहां पर आया, इस तरह से नज़रें इधर उधर मिला रहा था जैसे कोई गलत काम करने वाला हो, और वो पान वाला भी अपनी नज़रें चुराने लगा था। मुझे कह रहा था आपको पान खाना है, ज़रा दूर खड़े होकर खाइए, यहाँ पिचकारी मारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा पिचकारी नहीं मारने वाला मैं ऐसे निकल जाऊँगा। मैंने कौन सा तंबाकू लगवाया है बीच में। वो बार बार मुझे दूर जाने को कह रहा था और मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं थोड़ी दूरी पर गया, मेरी नज़रें उस पान वाले पर ही थी। वो आदमी इधर उधर ऐसे देख रहा था जैसे कोई नशीली चीज़ लेकर आया हो। मुझे लगने लगा था ये दोनों क्रिमिनल होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बेचते होंगे जो बिल्कुल इल्लीगल है। उसने जेब से बड़ा सा पैकेट निकाला, ये गुटखे का पैकेट था। वो गुटखे का पैकेट उसने पान वाले को पकड़ाया और पान वाले ने भी पैसे ज़मीन पर फेंक दिए, जैसे उसे पता ही ना लगा हो कि पैसे गिर गए। उसने इशारा किया, उस आदमी ने ज़मीन से वो पैसे उठाए और वो आगे की तरफ चल पड़ा। जैसे दोनों में ज़्यादा बात हुई ही नहीं, बस एक टॉफ़ी ली उसने। देखने में ऐसा लग रहा था और मुझे पता लग गया यहाँ गुटखे की सप्लाई हो रही है। यहाँ पर तंबाकू और गुटखा बैन हो चुका है।
इन चीज़ों की भी ऐसे सप्लाई हो रही है। और उसने लगभग 2000 रुपए नीचे फेंके थे। ये गुटखा इतना महंगा हो सकता है? फिर मैं उस पान वाले के पास गया था और उसे कह रहा था, तुम पकड़े गए, मैं पुलिस की तरफ से आया हूं और तुम्हारी जांच करने के लिए ही आया था। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। वो इतना घबरा गया कि उसने वो गुटखे का पैकेट मेरी तरफ पकड़ा कर कहा, साहब सब रख लो, सब रख लो साहब, मुझे जाने दो। फिर मैं मुस्कुरा कर कहने लगा, अरे पुलिस वाला नहीं हूँ, वैसे ही जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारे पास गुटखा मिलता है? उसने कहा, अरे सर आपने तो डरा कर रख दिया। हाँ मिलता है, लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है। आपको पता है ना तंबाकू गुटखा बैन हो चुका है, लेकिन हम पान वाले फिर भी छिप छिप कर बेचते हैं। आपको चाहिए? कितने पैकेट चाहिए? मुझे यहाँ पर एक तरकीब नजर आ रही थी। अगर मैं छिप छिप कर गुटखे के पैकेट इन पान वालों को ला कर दूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं। काम काफ़ी खतरनाक है, लेकिन पैसे कमाए जा सकते हैं और इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नया काम खोल तो सकता हूं, उसके लिए पहले मुझे पैसे चाहिए। यह रास्ता गलत था, लेकिन फिर भी मैंने अपनाने के बारे में सोच लिया। फिर मुझे कुछ डर भी लगा, अकेले मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा। गुटखा लाऊंगा कहाँ से मिलता है? मैंने उस पान वाले से पूछा था और उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की जो इस तरह पैकेट पान वालों को देता आ रहा था। उसने झोला भरा हुआ था, नजरें चुराता हुआ, इधर उधर देखता हुआ। उसने बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी, बड़ा चश्मा लगाया हुआ था, जैसे अपना पूरा मुंह ढांका हुआ था। किसी की पहचान में नहीं आने वाला था वो। मैं छिप छिप कर उसका पीछा करता रहा। एक जगह जब वो पान वाले को गुटखे के पैकेट देने वाला था, वहां पर पुलिस वाले भी थे। पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ गई और उस आदमी ने भागना शुरू कर दिया। मैं पुलिस वालों के पीछे था क्योंकि मुझे उस आदमी से काम था। मुझे पैसे नज़र आ रहे थे, पैसा कमाने का तरीका नज़र आ रहा था। मैंने उसके पीछे भागना शुरू किया और वो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे। एक जगह एक घुमावदार रास्ता था, शायद उस आदमी को पता ना हो, लेकिन पुलिस वालों को भी पता नहीं था, सिर्फ मुझे पता था। उस घुमावदार रास्ते से मैं आगे पहुंच गया और वो आदमी जब मुझसे टकराया, वो घबराया हुआ था। उसे लगा मैं भी पुलिस वाले के साथ मिला हुआ हूं। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, जल्दी आओ मेरे साथ, यहाँ नीचे छिपने का एक रास्ता है। वहाँ एक पुराना खंडहर घर था। उस पुराने खंडहर घर के एक तरफ एक छेद था। जल्दी से खींचकर मैं उसे पुराने खंडहर घर के अंदर ले गया और पुलिस वाले वहाँ से आगे निकल गए थे। वो बच गया था, लेकिन अब उसे भेष बदलना था, ऐसे तो वो पकड़ा जाता। उसके झोले में अब भी 10 गुटखे के बड़े बड़े पैकेट थे। उसने वहाँ छिपाए अपना वो दाढ़ी वाला, जैसे बहरूपिये वाला मास्क उतारा, अपनी टोपी उतारी, चश्मे उतारे, कोट को उल्टा पहन लिया। वो रिवर्सेबल कोट था। फिर वो मुझे कहने लगा, तुमने मुझे बचाया है। क्यों बचाया है? क्या तुम उससे भी आगे कोई सीबीआई वाले तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। उसने हंसते हंसते कहा, काम करना चाहते हो? ये काम बहुत मुश्किल भरा है। तुम्हारी उम्र ऐसे काम करने की नहीं है। तुम तो अच्छे खासे घर के लगते हो और तुम्हें मैंने कहीं पर देखा है। तुम तो बच्चों के टीचर हो ना? मैंने भी कहा, हाँ मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं ये काम करना चाहता हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने कहा, तुमने मेरी एक तरह से जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। लेकिन हमारा काम बहुत मुश्किल भरा है, कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। और मैं जिस कंपनी के गुटखे बेचने के लिए आता हूँ, पहले तो मिलते बड़ी मुश्किल से हैं, दूसरा इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसीलिए कुछ पान वाले खरीदते हैं, कुछ दुकानों वाले खरीदते हैं। वैसे भी मैं थोड़ा बहुत बेच देता हूँ नशेड़ियों को, लेकिन मुझे चाहिए कोई बड़ा डीलर, कोई बड़ा आदमी जो इसे बेच पाए। क्या तुम ये काम कर पाओगे? मैंने हामी तो भर दी थी, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था मैं ये काम सही से कर पाऊंगा या नहीं। इसके बाद उसने वहाँ से जाने की कोशिश की और मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जसविंदर, लोग मुझे प्यार से जस्सी कहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से जा चुका था। मुझे उसने अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। उसने मुझे बताया था कहाँ पर वो बड़ा थैला गुटखे का लेकर आता है और छोटे छोटे पाउच में भरता है। वहाँ उसके बाद सप्लाई का काम शुरू होता है। मैं अगले दिन वहाँ पर पहुँच गया था।
स्कूल से भी मैंने छुट्टी की थी, उस होटल से भी मैंने छुट्टी कर ली थी, क्योंकि नए काम को करने के लिए पुराने काम तो छोड़ने पड़ते हैं, परिवार वालों से छिपाना पड़ता है। जब उस पुराने खंडहर जैसी फैक्ट्री में मैं पहुंचा था, वहां एक छिपे हुए कमरे में जस्सी खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। आइए महाराज, आपका ही इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद जब मैं कमरे में गया, वहाँ ज़मीन पर ही गुटखा बिखेरा हुआ था। ये मसल मसल कर बनाने वाला गुटखा था। 3-4 चीज़ें थी जिन्हें मिलाकर ऐसा गुटखा बनाया जाता था, और यहाँ वो उन्हें मिलाकर एक पाउच में भरा करता था। लेकिन थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डाल दिया करता था अलग स्वाद के लिए। लेकिन उसका यह गुटखा ज़्यादा बिकता नहीं था, कई लोगों को पसंद नहीं आता था। उसने मुझे कहा था, यहाँ पर हम गुटखा बनाते हैं, ये सारा सामान है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ गुटखा कैसे बनाना है। मैंने उसे हाथ से रोका और कहा, ये काम तुम मुझे सिखाओगे? मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये गुटखा कैसे बनाना है और कैसे इसमें अलग स्वाद लेकर आना है। ये एक तरह से नशीली चीज़ है ना। मैं एक ऐसी नशीली चीज़ जानता हूँ जो इसमें अगर डाली जाए तो तुम्हारे गुटखे के लोग आदी हो जाएंगे, लेकिन उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ऐसी कौन सी नशीली चीज़ है जो बहुत सस्ती है और इसमें डाली जा सकती है? मैंने उसको कहा, वो नशीली चीज़ देखने के लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। उसे मैंने अपने साथ जाने के लिए तैयार कर लिया था। मैं जस्सी को लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में गया था। वहाँ पर पहाड़ियों के बीच 10 साल पुराना राज खोदने के लिए। 10 साल पहले जब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, मैंने यहाँ पर खोजबीन शुरू करवाई थी। मुझे पता था यहाँ कई पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं जो पूरी दुनिया में पाए नहीं जाते। कारण क्या है वो मैं जानना चाहता था। मैं इसे भी एक नया बिजनेस बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने कई लोगों को काम पर लगाया। उसके बाद जब मैं खुद यहाँ पहुँचा, खुद खंगाला, तो पता लगा एक ज़मीन के अंदर जाती गुफा में एक अजीब जिन्न रहता है, छोटे कद का, जिसका कद सिर्फ 1 फुट है और वो उससे भी ज़्यादा छोटा हो सकता है। किसी के शरीर में घुस सकता है, किसी पेड़ में घुस सकता है, और जिस भी चीज़ से वो जुड़ता है उसकी शक्ति को बढ़ा देता है, उसके दिमाग को बढ़ा देता है। लेकिन अब वो जिन्न छिप कर रहना पसंद करता है। अगर मैं दोबारा उस जिन्न के पास चला जाऊं तो मुझे कई राज पता लगेंगे। हो सकता है इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ पाऊं दोबारा उसका इस्तेमाल करके। मैं केमिस्ट्री में कभी इतना अच्छा था ही नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत पसंद ज़रूर थी। जब मैं उस जिन्न से 1 महीने के लिए जुड़ा था, उसने मुझे ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई थी, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खोल दिया था, मैं केमिस्ट्री में जैसे मास्टरमाइंड बन गया था। जिसके बाद मैंने ऐसे ऐसे साबुन बनाए जो अब भी ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। बस वो कंपनी मेरे नाम पर नहीं रही। अब दोबारा मुझे उस जिन्न का इस्तेमाल करना होगा गुटखा बनाने में। ऐसा गुटखा बनाएंगे कि लोगों के दिमाग घूम जाएंगे। भले ही काम गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जस्सी को लेकर मैं उन पहाड़ियों के बीच उन गुफाओं में पहुंचा था, जहां छोटे कद का वो जिन्न मुझे पहचान गया और कह रहा था, फिर से आए हो, क्या काम है तुम्हें? मैंने कहा, एक नया काम खोला है, तुम्हारी मदद चाहिए। अब मैं उसी काम में आगे बढ़ सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं बाद में इन गुफाओं को बहुत अच्छे महल की तरह सुंदर बना दूंगा, ताकि छिपकर वो रह पाए, हर चीज़ उसे मिल पाए। वो टीवी देखना चाहता था। यहाँ बीहड़ों में उसे टीवी चाहिए था। ऊपर एक बड़ी सी जैसे सैटेलाइट जैसी चीज़ लगा दें, नीचे टीवी लगा दें, खाने पीने का इंतज़ाम कर दें। बस वो मेरा दिमाग तेज़ करने को तैयार हो गया। उसके बाद वो मुझसे जब जुड़ा, मुझे झटका महसूस हुआ और जस्सी कहने लगा, क्या उसने तुम्हें मार दिया? तुम्हारे अंदर घुस गया वो? मैंने कहा, जस्सी अब देख क्या होता है। मेरा दिमाग 100 गुना ज़्यादा तेज़ चलने लगा था। दिमाग में गुटखा बनाने की सारी रेसिपी घूमने लगी थी। मैं वो कैलकुलेशंस कर पा रहा था जो कोई इंसान नहीं कर सकता। और यहाँ पर मुझे लगा मैं उस गुटखे को नए तरीके से बना सकता हूँ। हमें 2-3 चीज़ें और बीच में मिलानी होंगी। यहाँ छत्तीसगढ़ में एक घास मिलती है, अगर गुटखे में पीस कर हम उस घास को मिलाना शुरू कर दें, हमारा गुटखा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा।
मैंने जस्सी के साथ मिलकर वहां जंगलों में उगी हुई घास को जैसे काट काट कर एक बोरे में भर लिया। वो बोरा भरकर हम फिर से उस फैक्ट्री में पहुंच आए थे। मुझे यहाँ कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ बर्तन जिनमें मैं केमिकल रिएक्शन माप सकूं। तब जैसी ने जितने पैसे थे उन्हें लगाकर वहाँ वो बड़े बड़े मर्तबान ला दिए जिसमें ऐसे केमिकल मिलाकर उस घास से वो नशीली चीज़ को निकाला जा सकता था। ये कोई नशा नहीं था, बल्कि दिमाग में ऐसा असर करता कि आपकी आंखें खुल जाती, आपको सब कुछ अलग अलग लगने लगता। वो घास जिन्न की शक्ति से ऐसी रूहानी हुई थी। ये रूहानी शक्ति का इस्तेमाल हम कर सकते थे लोगों के दिमाग पर असर डालने के लिए। मैंने जैसी को सिखाया गुटखा बनाने का नया तरीका। पूरा एक दिन लगता है 10 पैकेट को बनाने में, और हम उन मशीनों से, वो मर्तबानों से पूरी रात लगकर कुल 50 पैकेट बना चुके थे। अब उस 50 पैकेट को बेचने का समय था। हम इन पैकेट को शुरू में सस्ते में बेचेंगे, जब लोगों को ये पसंद आ जाएगा फिर गुटखे की सप्लाई शुरू कर देंगे। हमें पुलिस से भी बचना होगा, क्योंकि अगर पुलिस वालों को पता लगा कि हम गुटखे यहाँ बना बना कर बेच रहे हैं, पिटाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ की पुलिस पकड़ती बाद में है, पीटती पहले है। मार्केट सप्लाई का काम जस्सी करने वाला था, और जस्सी को कई दुकानदार जानते थे। पहले तो अपने इलाके में जितने भी पान वाले थे, बड़ी मुश्किल से सस्ते सस्ते में हमने वो पैकेट दिए थे। जितने पैसे हमारे लगे थे हमने उतना ही मार्जिन रखा और वो पैकेट बांटे। हमने पान वालों को कहा था, आप एक एक बार ये गुटखे का पैकेट बाकियों को देकर तो देखिए, सबको पसंद आएगा। और एक पान वाले ने तो खुद ही वो पैकेट से वो गुटखा खाया था। वो तो जैसे मदहोश हो गया था और कह रहा था, मैं तेरे होंठों पर पप्पी ले लूँगा, क्या मज़ा आ रहा है। मैंने जस्सी को भागते हुए देखा था। उसने पैसे ले लिए थे, लेकिन वो पान वाला उसके होंठों पर पप्पी करना चाहता था, क्योंकि उसे खुशी इतनी ज़्यादा हुई थी। अब ना सिर्फ पुलिस वालों से बचना पड़ रहा था, उन पान वालों की खुशी से भी बचना पड़ रहा था। पान वालों ने आगे जितनों को भी गुटखा दिया, डिमांड बढ़ती जा रही थी। पूरे इलाके में लगभग ये 30 किलोमीटर का इलाका था, हर कोई डिमांड कर रहा था हमारे ही गुटखे की। हम ऐसे ट्रांसपेरेंट पैकेट में गुटखा डाल कर देते, देखने में ये गुटखा नहीं लगता, बिल्कुल जैसे पारदर्शी गुटखा। सबको पसंद आ रहा था, सब कह रहे थे इससे अच्छा गुटखा हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसा गुटखा बना डाला था जो शायद दोबारा कोई बना ही नहीं सकता। जिन्न की शक्ति से, जिन्न ने मेरे दिमाग को इतना तेज कर दिया था, सारा दिमाग गुटखे में ही लग रहा था। लेकिन अब लोग पूछ रहे थे कंपनी का नाम क्या है, इसे बनाने वाले का नाम क्या है, और मैं अपना नाम बता नहीं सकता था। बलकार भरत बताता तो कभी ना कभी पुलिस वालों तक नाम पहुंच जाता, मैं पकड़ा जाता। तो मैं अब अपना नाम बताना चाहता था। वहाँ गैंग थी पान वालों की, वो 30 पान वाले एक खास जगह पर बुलाए थे पैकेट लेने के लिए। अब दुकानों में जाकर पैकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद आते थे गुटखे के पैकेट लेने के लिए खंडहर जगहों में। और यहाँ 30 एक साथ बुलाए थे ताकि उन्हें बता पाएं अपनी कंपनी का नाम। हमें बताना था ताकि पहचान हो पाए आखिर ये पारदर्शी गुटखा बनाता कौन है। मैं खास कपड़े पहन कर आया था, लंबा कोट डालकर, आंखों पर चश्मे पहनकर, सर पर काले रंग की टोपी पहनकर। सबने पूछा था मेरा नाम, जो इतना महान गुटखा बनाता है। मैंने अपना नाम बताया था, हाइजेनबर्ग। सबको हमने गुटखे के पैकेट बांटे थे और वो गुटखा लेकर खुश थे। डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन हम सप्लाई बढ़ा नहीं पा रहे थे। काम में परेशानी होती, हमें छत्तीसगढ़ जाना पड़ता वो घास को लेने के लिए। इसी के साथ कई और चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती जो मार्केट में मिलने में परेशानी होती थी। कई लोगों पर हम भरोसा कर सकते थे, कई लोगों पर भरोसा किया नहीं जा सकता था। जस्सी के कई दोस्त थे जो इन सामान को लेने के लिए जाते, हम उन्हें पैसे देते, लेकिन हम सामान ज़्यादा बना नहीं पा रहे थे, डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब हमारे इलाके के बाहर भी लोग मांग रहे थे हमारा गुटखा। जो हमारा गुटखा एक बार खा लेता, भले ही उसके दांत लाल लाल से हो जाते, लेकिन ये पारदर्शी गुटखा भुला नहीं पाता वो। और हमारे इस गुटखे की खासियत थी,
उस जिन्न की शक्ति से उस घास में ऐसी रहस्यमय कण आ गए थे। गुटखा भले ही पारदर्शी होता, पिचकारी भी इसकी लाल निकलती, लेकिन कुछ देर बाद वो हरी पिचकारी हो जाती। जहां पर भी निशान होता गुटके का वो हरे रंग का होता। हम जिस इलाके में घुमा करते थे हमें दीवारों पर वो थूकने के निशान मिलते हरे रंग के। हमें बहुत खुशी होती, हमारा माल यहाँ भी बिक रहा है। हम पैसे कमाने लगे थे बहुत अच्छे तरह से, लेकिन हमें अमीर बनना था। काम हमने चला लिया था गुटके का, अब हमें ये काम बड़ा करना था। इसके लिए हमें अपने इलाके से निकलकर दूसरे इलाकों में जाना था। लेकिन यहाँ जितने इलाके हैं वो बंटे हुए हैं। हमारे इलाके से अगर हम बाहर निकलते, दूसरे इलाके में कई गैंगस्टर भी हैं, हमें उनसे भिड़ना पड़ जाता। हम ढूंढ रहे थे ऐसा इलाका जहाँ पर गैंगस्टर कमज़ोर हो, लेकिन ऐसा कोई इलाका नहीं था। जंग चला करती थी नशीली चीज़ों के लिए, और हमारा गुटखा नशीली चीज़ों से जैसे आगे निकल चुका था। कई लोग जो बड़े बड़े नशे किया करते थे उन्हें छोड़कर हमारे गुटके पर लग गए थे। अब इस गुटके में ऐसा नशा था कि जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर बाहर निकल जाते, जैसे सपनों की दुनिया में पहुंच जाते। इतना मज़ा आता उन्हें हमारा गुटखा खाने में, और हर तरफ एक ही नाम चलने लगा था, हाइज़नबर्ग, हाइज़नबर्ग। वो पान वाले पूछा करते, हाइज़नबर्ग का माल आ गया या नहीं? कम माल क्यों आया? हमारे इलाके के अलावा बाकी दूसरे इलाके के पान वाले भी हमारे गुटके की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो गैंगस्टर वहाँ गुटखा बेचने नहीं दे रहे थे। हमें लगा हमें किसी ऐसे गैंगस्टर को ढूंढना होगा, उसके इलाके में माल बेचने के लिए उससे सौदा करना होगा। और जस्सी ने जान पहचान लगाई, एक ऐसे गैंगस्टर को ढूंढा जिसका इलाका सबसे बड़ा था। उससे बात कर ले, हमारा माल उस इलाके में भी बेचा जा सकेगा। हमारे इलाके में उतने ही लोग हैं, उन्हें ज़्यादा बेचा नहीं जा सकता। भले ही वो डिमांड तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा खरीदते नहीं। हमें नए इलाके में जाना है जहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है। महंगा गुटखा बेचेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। उस गैंगस्टर का नाम था तबरेज़, लेकिन सभी उसे प्यार से टूको, सलमान का भाई कहते थे, क्योंकि उसके भाई का नाम सलमान था जो 10 साल पहले मर चुका था। वो भी एक गैंगस्टर हुआ करता था। ये उस समय कमज़ोर था, इसने अपने भाई के नाम का इस्तेमाल किया, इसलिए अपना नाम ही रख लिया, टूको सलमान का भाई। और इस तरह ये गैंग चलाने लगा। जस्सी उससे मिलने के लिए गया था, बड़े झोले में गुटके के बड़े बड़े पैकेट लेकर। वो उससे सौदा करना चाहता था। अगर वो अपने इलाके में हमें हमारा सामान बेचने दे तो हम उसे 50% देने को तैयार थे। जस्सी अकेला गया था, झोला भर के वो गुटके को लेकर, जिसे बनाने में हमें 1 महीना लगा था। उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कमाई होने वाली थी। लेकिन जब जस्सी वापस आया था, अपने दोस्त के साथ गया था वो। उसका दोस्त कह रहा था वो टूको को जानता है, लेकिन दोनों के चेहरे पर लाल लाल चमाटों के निशान थे। वो बड़े बड़े चमाटों के निशान मैं हाथ तक पहचान गया था, जैसे उंगलियों के निशान तक उनके चेहरे पर छपे हुए थे। मैंने जस्सी से सवाल पूछा था, क्या हुआ? क्या सामान बिक गया? क्या पैसे मिल गए? हम तो अमीर हो जाएंगे। जस्सी और उसके साथी ने रोते रोते कहा था, उसने हमारा झोला छीन लिया और चमाटे मार मार कर गाल लाल कर दी। वो कह रहा है मेरे इलाके में तुम सामान नहीं बेच सकते। मैंने उसको कहा तो सामान तो वापस ले आते। उन्होंने कहा वो सामान उसने रख लिया है अपने उस ऑफिस में जहाँ बड़े बड़े गैंगस्टर हैं। उन्हें तो मौत का डर था, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले हैं। मैं बहुत बड़े सदमे में था। 1 महीना लग गया था उस माल को बनाने में। वो गुटके को बेचकर हम लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उस टूको ने उस सामान को रख लिया था जिसे छुड़ाने के लिए मुझे उसके उस इलाके में जाना था, उसके उस ऑफिस में जाना था, और मैंने तैयारी की। जस्सी तो काम छोड़ना चाहता था, वो इतना ज़्यादा डर गया था। उसके नीचे काम करने वाले उसके जो साथी दोस्त थे वो भी काम छोड़ना चाहते थे। मैंने कहा मैं खुद सामान लेकर आऊँगा वापस। मैंने अब ऐसी तैयारी की थी कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ था। वहाँ वो अपना सामान भी रखता होगा। वो तंबाकू का बिजनेस करता था। वो पैकेट भर भर कर तंबाकू बेचा करता था, और उसका वो बनाने वाला चूना मसाला सबसे अच्छा माना जाता था। वो चूने को उस ऑफिस में रखा करता था खुला,
और मुझे लगा अगर उसने मेरा नुकसान किया मैं उसका नुकसान करूँगा। मैंने अब अपने इस साइंटिस्ट वाले दिमाग का इस्तेमाल किया और एक बड़ा सुथली बम लिया। उसे मैंने एक लिफाफे के बीच रख दिया और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं फ़ोन बजाऊंगा वह रिंग बजेगी और सुथली बम फट जाएगा। सुथली बम अकेला नहीं फटेगा। मैंने गटर से गंदा गंदा माल निकाला था। आप समझ सकते हैं कैसा माल। हमारी छोड़ी गई गंदगी उसे बड़े पैकेट में भरा और उस पैकेट को लेकर जब मैं उसके ऑफिस में पहुंचा, उसके बाहर वाले लोग रोक रहे थे। मैंने कहा मैं बड़ा माल लेकर आया हूं। उन्होंने अंदर जाने दिया। टूको के सामने अकड़ कर खड़ा था मैं उसको कह रहा था मेरा गुटके का माल वापस कर। उसने कहा वो खाकर देखा, बड़ा मज़ेदार था। क्या रूहानी चीज़ है उसमें, बड़ा अच्छा लगा। काम तो तेरे साथ करने वाले नहीं, लेकिन वो पैकेट भी वापस नहीं होंगे। उससे हम पैसे कमाएंगे और पैसे नहीं कमाए तो समझो मैं खाऊंगा। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा मेरा माल वापस कर। मैं हूँ हाइजनबर्ग, मैंने वो बनाया है और उस पर मेरा हक है। टूको वापस नहीं करना चाहता था। वहाँ उसके कई साथी थे, रॉड लिए बंदूक लिए खड़े थे और उनका निशाना मैं था। मैंने झोले से वो बड़ा पैकेट निकाला जिसके बीच रखा था सुथली बम। ऐसे मैंने कई पैकेट बना रखे थे। मैंने वो बड़ा पैकेट उसके टेबल पर रखा। उसने सूंघ कर कहा ये कैसा माल है साले, इसमें तो गंदी सी बदबू आ रही है। मैंने कहा टट्टी, इसमें टट्टियाँ भरी पड़ी हैं और बीच में रखा है सुथली बम। मैंने मोबाइल से बटन दबाया, पहला डायल नंबर दबाया जो पहले सुथली बम को उड़ाता। मैं तो एक टेबल के पीछे जैसे छिप गया था। वो सुथली बम फटा। वहाँ पर इतना धमाका हुआ और हर तरफ गंदगी फैल गई। चूना जो वहाँ पर था उस पर भी गंदगी, जो वहाँ उसने तंबाकू रखा था वहाँ गंदगी। पूरा उसका जैसे कमरा जहाँ पर काम होता था गंदगी से भर गया, बदबू ही बदबू। और तब मैं कह रहा था ऐसे एक ही बम नहीं बनाए, मैं कई बम बनाकर लेकर आया हूँ। नीचे वाले हिस्से में बम रख कर आया हूँ, यहाँ ऊपर है और पीछे वाले हिस्से में भी रखा है। दबाऊं बटन, फैला दूं टट्टी हर तरफ, तेरा सारा सामान गंदा कर दूंगा। टूको कह रहा था साले तू बहुत तेज है, ये ले अपना झोला, ले जा सामान। मैं अब उस सामान को जैसे ही उठाने वाला था, टूको का मन डोल गया। सामान तेरा बहुत अच्छा है, छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा। ठीक है, सौदा करने को मैं तैयार हूँ। मैं तेरे इस माल को अपने इलाके में बेचूंगा, तुझे आधा हिस्सा मिलेगा। बोल तैयार है तू? मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, तभी तुझसे सौदा करने के लिए मेरा साथी आया था। मैं हाइजनबर्ग हूँ। मिला हाथ। उसने हाथ मिलाया, वादा किया और टूको ने वो माल रखा। बदले में मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। उस माल की कीमत लेकिन 2 लाख काट लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने हर तरफ टट्टी ही टट्टी फैला दी थी। इस तरह मैं सौदा कर पाया था, लेकिन टूको सीधा आदमी नहीं है। मैंने उसका नुकसान किया है, इसलिए वो समझ गया था दिमाग मेरा भी तेज है, लेकिन उसे काबू में रखना होगा। फिर मैं वापस आया। आधा हिस्सा मैंने जस्सी को दिया था, बाकी काम करने वालों को कुछ छोटा छोटा हिस्सा दिया और जस्सी बहुत ज़्यादा खुश था। हमने गुटके का कारोबार बड़ा करने की ठान ली थी और कान में वो जिन्न भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके द्वारा दिए गए दिमाग से मैं गुटके की ऐसी खेप बना रहा था जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। 1 महीने तक टूको को वो माल हम देते रहे थे और टूको उन्हें अपने इलाके में फैला रहा था। साथ में बाकी जो इलाके थे छुप छुप कर वहाँ तक फैला रहा था। अब यहाँ कार्टेल बना हुआ था। कार्टेल कहते हैं सारे इलाकों के गैंगस्टर एक खास नियम बनाकर रखते हैं कि सभी इसका हिस्सा हैं, जो गलती करेगा उसे सज़ा मिलेगी। सभी गैंगस्टर के ग्रुप को कार्टेल कहा जाता है और कार्टेल ने नियम बनाए थे अपने इलाके में सामान बेचना है। कोई अगर दूसरे के इलाके में सामान बेचे तो वहाँ अगर उसे मार भी दिया जाए तो जंग शुरू नहीं होगी, कोई लड़ाई मानी नहीं जाएगी, उसे गद्दारी माना जाएगा और उसे मारना हर किसी का हक होगा। 1 महीने बाद हमें कुछ अजीब झेलना पड़ रहा था। काले रंग के साए अंधेरे में मेरा पीछा कर रहे थे जब मैं घर की तरफ आ रहा था। मैं एक झोले में पैसे लेकर आया करता था और घर के पीछे वाली दीवार में जो छेद था वहां पर छिपाया करता था। इस बार भी मैं जब घर की तरफ आ रहा था, मेरे पीछे 2 काले साए
कोई इंसान नहीं था, जैसे जमीन पर साए बन रहे हों। किस चीज के वो समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन चीजों पर यकीन करता हूँ। कान में वो जो जिन्न था, मैंने उससे सवाल पूछा था ये क्या चीज है। उसने भी मुझे जवाब दिया था कि साले मैं गूगल नहीं हूं जो हर सवाल का जवाब दूं, भाग जा यहां से। वो चुप हो गया, लेकिन इन सवालों का जवाब मुझे खुद ढूंढना था। वो जिन्न मुझे सोचने की शक्ति देता, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता मेरा दिमाग उतना ज्यादा तेज होता जाता। तो इसके बारे में भी मुझे पता करना था। वो काले साए घर तक मेरा पीछा कर चुके थे। जब मैं घर के अंदर आया मुझे लगा ये काले साए घर के अंदर भी नजर आ रहे हैं। परछाइयां ऐसी ऐसी जगह बन रही हैं जहां पर रोशनी पूरी है, कोई चीज उस बल्ब के सामने नहीं आ रही है। तो ये परछाइयां नहीं है, कुछ और हैं जो मेरे पीछे छोड़े गए हैं। शायद कोई है जो ये जानना चाहता है मैं पैसे कहाँ पर छिपाता हूँ, और उसके बाद वो मेरे पैसे चुराने की कोशिश करेगा। मैंने वो पैसों के झोले को वहाँ बाहर सोफे पर ही रखा। वो परछाइयाँ इधर उधर घूमती रहीं। मैंने फिर से उसे जिन्न से सवाल पूछा था, मेरी कोई तो मदद कर दे। ये हो सकता है मुझे मार दे, या हो सकता है पता करके यहाँ से चले जाएं, उसके बाद टू को मुझे मारने के लिए आ जाए। लेकिन उस जिन्न ने बस इतना ही कहा था, साले तुझे समझ में नहीं आता। बस मुझे लगा इसका इंतज़ाम मुझे खुद करना होगा। मैंने घर में खाना खाया। मेरी बीवी पूछ रही थी, आप ये झोला रखे हुए हैं, कहीं पर रखना नहीं है? मैंने उसे कहा, मैं रखने ही वाला हूँ, जहाँ से हमेशा मैं लेकर आता हूँ वहाँ रखने जा रहा हूँ। मेरी बीवी का बना हुआ अच्छा खाना खाकर मैं घर से बाहर निकला। अब मैं झोले में रखे पैसों को वहाँ नहीं छिपा सकता था जहाँ आसानी से ढूंढा जा सके। मैं घर से बाहर निकल गया। वो परछाइयाँ मेरे साथ साथ ही थी। मुझे लगा मुझे किसी नई जगह पर छिपाने होंगे जहाँ पर अगर इसे ढूंढने की कोशिश हुई तो पूरे पैसे ना मिल पाए। मैं अब अपने घर से काफ़ी दूरी पर चला गया। वहाँ एक गंदा नाला था। वो गंदे नाले में हमेशा गंदगी रहती थी और उसके पास खड़ा होना यानी मौत को दावत देना। इतना केमिकल वो फैक्ट्री से निकलकर इस तरफ आता था। वहाँ गटर का पानी भी आता था। इसीलिए एक ऐसे ही पुल के नीचे मैंने लिफाफे में बांधकर उन पैसों को वहाँ नाले के बीच में गाड़ दिया, वो गंदे पानी के बीच में। उसके बाद वो परछाइयाँ गायब हो गई। उसके बाद उन परछाइयों ने मेरा पीछा ही नहीं किया और मैं समझ गया इसे किसी ने भेजा है। और मेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, साइंटिस्ट की तरह। मैं जानता था इसे टूको ने भेजा होगा। मैं घर में शांति से आ गया था। परछाइयाँ मुझे नहीं दिखी, लेकिन मैं घबराता रहा, कहीं रात को मारने के लिए टूको या उसके गुंडे तो नहीं आएंगे। जितने पैसे जोड़े हैं उन सबको हड़पने की कोशिश तो नहीं करेंगे। सुबह उठा था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही मैं काम पर जाने वाला था उस फैक्ट्री में, मैं एक बार नाले में नज़र मारना चाहता था, देखना चाहता था वहाँ से पैसे निकाले गए हैं या नहीं। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, साफ हो गया था। नाले से बाहर बहुत सारे निशान बने हुए थे, जैसे बहुत लोगों की भीड़ नाले में छलांग लगा चुकी हो, नहा कर गई हो गंदे पानी में। वहाँ पैकेट से निकले हुए वो 30,000 रुपए भी बिखरे हुए थे, काले हो चुके थे। मेरी हंसी निकल गई और हंसता हंसता वहाँ से मैं फैक्ट्री गया था। उसके बाद फैक्ट्री में मैंने काम किया था जस्सी के साथ, और मैंने जस्सी को कह दिया था टूको का इंतज़ाम करना होगा। वो हमारे पैसों पर नज़र रखे हुए है, हो सकता है वो अगली बार किसी और को भेजे। वो परछाइयाँ उसे भी नज़र आई थी और उसने कहा उसके पैसे चोरी हो चुके हैं जहाँ पर वो छिपाया करता था। वो ज़मीन के नीचे छिपाया करता था अपने घर के, और वहाँ से पैसे गायब। आधे पैसे उन्होंने चुरा लिए थे और अब हम कह भी नहीं सकते थे। टूको बहुत कमीना है और अगर उसे मौका मिला हम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। खतरनाक गैंगस्टर है और हमने गलती कर दी उससे सौदा करके। उसकी आंखों में साफ वो वहशीपन नजर आया करता था। मौका मिलने पर वो हमें मार देगा, हमारा ये साम्राज्य वो हड़प लेगा। मैं चिंता में था, सोचता रहता। वो पूरा दिन वहाँ मैं सोचता जा रहा था, आखिर कैसे काम करें। यहाँ फैक्ट्री में काम करेंगे तो उसकी वो परछाइयाँ आकर पता कर लेंगी, वो देख लेंगी। उसके बाद ये सारा सामान जो हम छिपा कर रखते हैं ये भी हड़पा जाएगा। हमें सामान निकालना होगा, यहाँ से बाहर निकालना होगा। हम छत्तीसगढ़ के रेगिस्तानों में सामान बनाएंगे, वहाँ काम आसान रहेगा। हमने फैक्ट्री से सामान निकालकर बीहड़ की एक गुफा में सामान रख दिया।
वहाँ से हम सामान बनाने लगे थे। छिप छिप कर वहाँ पर जाते, वहाँ से सामान बनाते। किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन सामान कम बन रहा था। इस तरह से टूको की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी और जानबूझकर हमें वो नीचा दिखाता, हमें कम पैसे देने की कोशिश करता और अकड़ दिखाता। वो बड़ा गैंगस्टर था, हमें कभी भी मार सकता था, सिर्फ उसकी ज़रूरत थी हमारा वो गुटखा। हमारा गुटखा हर तरफ मशहूर हो गया था और पुलिस वाले भी ढूंढने में लग गए थे। आखिर कौन है ये हाइजनबर्ग? क्या किसी कंपनी का नाम है या आदमी का नाम है? कई लोगों को पकड़ा जा रहा था और टूको को भी डर था कहीं वो भी खतरे में ना आ जाए। हर तरफ पुलिस तैनात होने लगी थी क्योंकि हाइजनबर्ग का ये माल मशहूर ही इतना ज़्यादा हो गया था, रूहानी ताकत वाला गुटखा। हमने भी 6 महीने का माल उन गुफाओं में 1 महीने में बनाकर तैयार कर लिया था। उसके बाद और घास लाने के लिए हमें उस जिन्न का इस्तेमाल करना पड़ता। सभी घास हम निकाल चुके थे, बड़े बड़े बीहड़ों में खेती करते थे हम उस घास की, जो कि 2 दिनों में उग जाया करता था। लेकिन अब सभी घास का इस्तेमाल करके 6 महीने का माल बना लिया। इस बात का पता टूको को लग गया था कि हमने 6 महीने का माल कहीं पर छिपा कर रखा है और उसे लगा एक बार में बड़ा हाथ मारना होगा। अगर हमारा माल वो कहीं से ढूंढ ले, वो हमें जान से मार देगा। इस बात का पता मुझे और जस्सी को लग चुका था। हम उस माल को कब तक छिपा कर रखेंगे हम नहीं जानते थे। वो काले रंग की परछाइयाँ हमेशा हमारा पीछा किया करती थी और अब एक बड़ी मुसीबत जो मुझे नज़र आई थी। मैं जस्सी को कह चुका था अब हम गुफा में नहीं जाएंगे, अगर सामान निकालना होगा मैं निकालने के लिए जाया करूँगा। 15 दिनों में बड़ा झोला भरकर हम वहाँ से लेकर आएंगे और मैं खुद टूको को देने के लिए जाऊँगा। उसकी उन परछाइयों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है वो मेरे लिए हर रोज़ का काम हो गया था। गंदे नाले के बीच से निकल कर जाना, अंधेरी जगह से निकल कर जाना जहाँ परछाई ही न बने, वहाँ से वो आगे निकल ही नहीं पाते थे। घुप अंधेरे में मैं कमरे में बैठा रहता और बिना देखे वो पैसे को घर के अंदर छिपा देता, परछाइयों को पता ही नहीं चलता। वो नाले में टूको को 2-3 बार लेकर गई होंगी, उसके बाद बड़ी परछाइयाँ घर में दिखने लगी थी। छोटे वालों को शायद भगा दिया होगा। लेकिन जस्सी के पास मैंने एक ऐसी लड़की देखी थी जो जस्सी के बहुत करीब आ रही थी। जस्सी लौंडियाबाज था, उसकी उम्र अभी कम थी। लड़कियां उसके चक्कर में कम पड़ती थी क्योंकि वो दिखने में थोड़ा नशेड़ी था। वो थोड़े बहुत नशे किया करता था। वो एक बार में 5 पैकेट गुटखा और 1 पैकेट तंबाकू मुंह में डाल लिया करता था। वो पता नहीं कहाँ कहाँ तंबाकू डालता होगा, उसे हमेशा नशा चढ़ा रहता था। लेकिन मुझे गड़बड़ उस लड़की से नजर आ रही थी। क्यों वो जस्सी के करीब आ रही है? जस्सी मुझसे पैसे मांगने लगा था और ब्लैकमेल करने लगा था। आपने जहाँ पर सारे पैसे छिपाए हैं मुझसे भी बचाने के लिए मुझे दीजिए, मुझे अपना परिवार बनाना है, मुझे प्यार हो गया है। मैंने कहा तुझसे कौन प्यार कर सकता है? वो भी नशेड़ी लगती है, देखने में वो भी सूखी हुई है। लेकिन मुझे एक दिन जब मैं उसके घर गया, उसने मुझे कहा था कि आज पैसे लेकर आओ वरना मैं टूको को सब कुछ बता दूंगा कि हमने 6 महीने का माल कहाँ छिपा कर रखा है। मैं उसको कह रहा था ऐसा मत कर, लेकिन वो ब्लैकमेल करने लगा। जब मैं उसके घर उसका आधा हिस्सा किसी तरह छिपता छिपाता हुआ लेकर गया था, मैंने देखा वो लड़की नहीं चुड़ैल थी। मैंने खिड़की से अंदर देखा, वो चुड़ैल के साथ बैठा बातें कर रहा। उसकी टांगे उसने देखी नहीं, पैर देखे नहीं, उल्टे थे। वो चुड़ैल थी जो बस फंसाने के लिए आई थी। आधे पैसे उसे सिर्फ लेने ही नहीं थे, उसे हम दोनों को फंसाना था। और उस घर के पीछे टूको के वो गैंगस्टर छिपे हुए थे। जब वो चुड़ैल हम दोनों को पकड़ लेती, जकड़ लेती, फिर टूको के गैंगस्टर हमसे उगलवा लेते सामान कहाँ है। बाद में सामान लेकर हमें मार देते। वो तरीका जान लेते कैसे सामान बनाते हैं हम। मैं वो बैग लेकर वहाँ से किसी तरह से निकल गया था। मैं जानता था अब जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है, अब बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं जानता था गुटके ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अब जिंदगी और मौत का सवाल है। इस गुटके की दुनिया से बाहर निकलना होगा। मेरा एक परिवार भी है, मैंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए हैं जिससे मैं छोटा मोटा काम खोल सकता हूँ, गरीबी से बाहर निकल सकता हूँ। अब ज़्यादा लालच की
ज़रूरत नहीं है, लेकिन टू को बाहर निकलने नहीं देगा जिंदा। मैं ये भी जानता था इतनी बड़ी मुसीबत गले पड़ चुकी थी और मुझे मेरे दोस्त, मेरे साथी जस्सी की भी फिक्र थी। मुझे लगा टूको से डील करनी होगी। टूको अगर मेरी बात मान गया तो मैं आधे पैसे लूँगा, इस काम को छोड़ दूंगा, बस उसके बाद हमारा कोई नाता नहीं। यही बचने का तरीका है, वरना टूको मुझे भी मारेगा, मेरे परिवार को भी। जब मैंने टूको को फ़ोन किया था, मैं कुछ नहीं बोला, सब कुछ टूको ही बोला था। टूको ने कहा जस्सी मेरे पास है और मैंने उसे पकड़ रखा है, बस मारने ही वाला हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ की एक खास जगह पर पहुँचना होगा, यहाँ पर मैं तुमसे तुम्हारा सामान लूँगा। जस्सी ने कहा है उसे पता ही नहीं सामान कहाँ रखा है, पता ही नहीं पैसे कहाँ रखे हैं, सब कुछ तुमने खास जगह पर छिपा रखा है। जस्सी को बचाना है तो यहाँ पर आ जाओ, मुझे वो माल दे दो, मैं जिंदा छोड़ दूंगा। मैं घबरा चुका था, मैं डर चुका था, अब क्या करूं, गुटके का माल उससे कैसे लूं, पैसे कैसे लूं, वो मार सकता है, बड़ा गैंगस्टर है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इस मुसीबत की घड़ी में मैंने अपने उस जिन्न से पूछा था मेरी मदद कर दे, कोई तो मदद कर दे, तू जिन्न है। उसने कहा साले मैं WWE का रेसलर नहीं हूँ जो तुझे लड़ना सिखाऊं, ये काम खुद कर, मैं सिर्फ दिमाग तेज करता हूँ। बस उसने यही कहा था। मैं समझ गया, अब भी मुझे जो करना है अकेले को ही करना है। मैं गुटके की वो खेप लेकर वहाँ पर पहुँचा था, पैसे लेकर नहीं, 6 महीने का वो सामान, वो बड़ा झोला छोटे हाथी में लेकर वहाँ पर पहुँचा था। वो एक छोटा हाथी था जो मैंने किराए पर लिया हुआ था। मैं उसे चलाकर वहाँ खुद पहुँचा और टूको के आदमी पहले से वहाँ मौजूद थे। ये जो छोटा हाथी था ना, ये भी टूको की एक कंपनी से ही मैंने उधार लिया हुआ था। अब यहाँ सामान को देख टूको की आंखें खुल गई और मुझे लगा था सामान देकर मैं जस्सी को बचा लूँगा, लेकिन टूको के इरादे अलग थे। टूको हमें मारना चाहता था, सामान भी और पैसे भी लेना चाहता था, लेकिन मैं पैसे लेकर नहीं आया था। मेरे पास कुल 20 लाख रुपए थे जो हमने गुटके के इस गोरख धंधे से कमाए थे और मैंने जस्सी को नहीं दिए थे। लेकिन अब तो मरने का समय नज़दीक था। टूको ने बंदूक निकाली थी, उसके पास वो चुड़ैल पीछे हंस रही थी जो हमें नोच कर मार सकती थी। लेकिन जिस बीहड़ में हम थे, किसी ने टूको से धोखेबाजी की थी। पुलिस वालों को बता दिया था, पुलिस वालों ने वो इलाके को एक तरफ से घेर लिया और हमें कह रहे थे कि सरेंडर खुद करोगे या मारे जाओगे। हमें पता नहीं था अब क्या करना है, हम तो बहुत बुरे फंसे, या तो हम मरेंगे या पुलिस के हाथ आएंगे। वहाँ गोलियां चलनी शुरू हो गई और हमें टूको ने पकड़ रखा था। मेरे हाथ रस्सी से बांधे थे और जस्सी के हाथ भी रस्सी से बांधे। हमारे सर पर वो चुड़ैल बैठी थी। गोलियों की आवाज़ें दूसरी तरफ से आ रही थी और हमें लग रहा था पुलिस की ये मुठभेड़ होने वाली है अब टूको के साथियों के साथ। अब वो पकड़े जाएंगे, हम भी पकड़े जाएंगे। मैं भी रो रहा था, जस्सी भी रो रहा था। इसी के साथ वो चुड़ैल हंस रही थी। सिर्फ वो अकेली थी जो हंस रही थी। हर तरफ से चीखों की आवाज़ आ रही थी जब किसी को गोली लगती। गोलियों की बौछार में टूको के कई आदमी मारे गए थे, लेकिन टूको और उसके कुछ साथी गाड़ियां लेकर वहां से भागने लगे थे और पुलिस उनका पीछा करने लगे थे। हमारा ये छोटा हाथी उस बड़े से घर के बिल्कुल पीछे था। पुलिस वालों को पता ही नहीं, सभी पुलिस वाले टूको के पीछे और हम हाथ बंधे यहीं पर और हमारे साथ वो चुड़ैल। फिर से मैंने अपने उस जिन्न से कहा था, अब तो मदद कर दे, अगर तूने मदद नहीं की हम मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब उस जिन्न ने कहा था, तुझे याद है ना, अगर तू मुझे कान से जाने के लिए कहेगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और उस जगह रुक जाऊंगा। इसी तरह तूने मुझे उन गुफाओं में रोका था और वादा किया था मुझे घर बना कर देगा। अगर ये घर मुझे रहने के लिए तू दे दे तो मैं इस चुड़ैल को अपनी बाजू में जकड़ कर यहीं नोच कर अपने करीब रखूंगा, तुझे कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने तब उस जिन्न से ये सौदा किया और वो चुड़ैल चीखें मारती रही। वो जिन्न उसे चोटी से पकड़कर घर के अंदर ले गया।
अब ये उसका बसेरा था और वो चुड़ैल के साथ था। हमने हाथ किसी तरह से छुड़ाए। पुलिस वाले वहां से जा चुके थे और हम वो छोटा हाथी लेकर 6 महीने के वो गुटके लेकर वहां से फरार हो गए थे। छोटा हाथी एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और बड़े बड़े वो झोले उतार कर वो रेगिस्तानी इलाका, वो बीहड़ के बीच से झोलों को घसीटते घसीटते हमने वहाँ कई गुफाओं में उन्हें छिपा दिया था। इस तरह हम बच गए थे एक बड़े जाल से, चुड़ैल से भी और टूको से भी। जब हम अपने शहर पहुँचे हमें सुनने को आया टूको और उसके आदमी मारे गए थे पुलिस मुठभेड़ में, और खबर ये चल रही थी गुटका सरगना टूको मारा गया। सबको लग रहा था वो हाइजनबर्ग है, वही ये गुटका बनाता था और बेचता था, लेकिन किसी को मेरे बारे में पता नहीं चल पाया। इस तरह मैं भी बच गया और जस्सी भी बच गया। आखिरी बार मैंने जस्सी को गले से लगाया था और उसे कहा था शायद कभी ज़रूरत पड़े तो इस गुटके को निकालेंगे, मार्केट में फैलाएंगे अगर पैसों की कमी हुई, लेकिन हमारे पास काफ़ी पैसे हैं। मैंने जस्सी को वो बैग भर के पैसे दिए थे उसके हिस्से से, और आखिरी बार उसे गले से लगाया था और चमाट मार कर कहा था साले दोबारा नशे मत करना, तू इन पैसों को भी उजाड़ देगा और फिर से हम फंसने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने भी ये काम छोड़ दिया और इस तरह हाइजनबर्ग जिंदा बच गया, पुलिस के हाथ नहीं आया और पुलिस वालों को लग रहा है टूको हाइजनबर्ग था जो कि मारा गया। मैं उन पैसों से छोटी दुकान खोल पाया जहाँ पर मैं मैकेनिक का काम करता, साथ में मैंने वॉशिंग सेंटर भी खोला। मुझे लग रहा है ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी, लेकिन सारे पैसे मेरे लग चुके हैं और एक बीमारी ने भी मुझे घेर लिया है। मुझे काली बवासीर हो गई है जिसके लिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता मैं कैसे उन पैसों को कमाऊंगा। क्या फिर से हाइजनबर्ग को जिंदा होना होगा, या मैं इस बीमारी के साथ इस वॉशिंग सेंटर, इस मैकेनिक की दुकान से पैसे निकालकर ज़िंदगी का गुजर बसर करूं? मैं आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। क्या मुझे वापस काम पर लगना चाहिए? गुटका सरगना हाइजनबर्ग अब भी जिंदा है और शायद वापस आ सकता है।